क्या मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्त यानी ईसी राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी ज्यादा बड़े और ज्यादा पावरफुल हैं? क्योंकि जो ताकत सीईसी और ईसी को मोदी सरकार ने कानून में बदल कर दी है, वो तो राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भी नहीं है। सीईसी और ईसी को जिंदगी भर के लिए कानून से बचने की ताकत दे दी गई है। ये ना तो राष्ट्रपति के पास है और ना ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। ऐसे में ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लोक प्रहरी एनजीओ के एसएन शुक्ला की तरफ से याचिका दायर हुई थी, जिस पर सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि मोदी सरकार ने 2023 में सीईसी और ईसी की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल पर कानून लेकर आई। उसकी धारा 16 सीईसी और ईसी को बेहिसाब ताकत देती है, जिससे उन्हें अपने पद पर रहते हुए किए गए गलत कामों के लिए किसी भी सिविल या यहाँ तक कि आपराधिक कार्रवाई से जीवन भर के लिए पूरी तरह स्थायी छूट मिल जाती है, जो छूट संविधान बनाने वालों ने राष्ट्रपति, राज्यपालों और जजों को भी नहीं दी थी। ये प्रावधान लेवल प्लेइंग फील्ड को खराब करता है, क्योंकि ये सीईसी और ईसी को किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या फिर सरकार के पक्ष में या उसके खिलाफ अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने पर खुली छूट देता है। इसलिए इस कानून की धारा 16 को खारिज किया जाना चाहिए। याचिका में एस कृष्णन और स्टेट ऑफ मद्रास साल 1951 के मामले का हवाला दिया गया है, जिसमें संविधान पीठ ने जो कानून बनाया था उसके अनुसार कोई भी कानून जो संवैधानिक प्रावधानों को हटाने के मकसद से पास किया गया हो, उसे संविधान के साथ धोखा होने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट ने याचिका पर सहमति जताई और फिर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विपक्ष की तरफ से तो ये आरोप चुनाव आयोग पर पहले से ही लगाए जा रहे थे कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग को जो बेशुमार ताकत दी है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसका बड़ा उदाहरण इस समय देश में चल रहे एसआईआर को बताया जा रहा है, जिस पर चुनाव आयोग अपने अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर जनता के अधिकार पर आंच आएगी तो वह हस्तक्षेप जरूर करेगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने याचिका दायर की थी, जिसमें गलत और एआई के इस्तेमाल से कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे। एसआईआर में लोगों को अपना नाम जुड़वाने के लिए और वक्त देने की मांग की गई है। कोर्ट ने टीएमसी सांसद की याचिका पर भी चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। इस मामले में 19 जनवरी को आगे की सुनवाई की जाएगी। बंगाल में आईपैक ऑफिसर डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ईडी की कार्रवाई को लेकर बंगाल सरकार और ईडी में ठन गई है, जिसके बाद ईडी पहले कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची और अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कई बड़े पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इन पर रेड के दौरान हस्तक्षेप करने और सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया है। ईडी का कहना है कि एक छापेमारी के दौरान उसके अधिकारियों के साथ बदसलूकी की गई और सबूत छीन लिए गए। ईडी ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है और याचिका में कहा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से जांच एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप कोई अकेली घटना नहीं है। जब भी किसी ऐसे मामले की जांच होती है जिससे मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियों, पार्टी कार्यकर्ताओं या करीबी अधिकारियों के खिलाफ सबूत मिलने की संभावना हो, तब राज्य पुलिस का इस्तेमाल कर जांच को रोका जाता है। एजेंसी ने पश्चिम बंगाल की स्थिति को चौंकाने वाली बताते हुए कहा कि यहाँ कानून के रक्षक ही कथित तौर पर कानून तोड़ने में शामिल नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही ईडी ने एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है। हालांकि ममता बनर्जी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर चुकी हैं और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के एक दिन पहले यानी 14 जनवरी को राज्य सरकार ने लाडकी बहन योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे भेजने का ऐलान किया है, जिसे लेकर सियासत में बड़ा बवाल खड़ा हो गया। विपक्ष सरकार के इस ऐलान का लगातार विरोध कर रहा है और इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें पार्टी ने कहा कि 15 जनवरी को महाराष्ट्र में मतदान होना है और उससे ठीक पहले महिलाओं के खाते में 3-3 हजार रुपए ट्रांसफर करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इस योजना से करीब 1 करोड़ महिलाएं लाभान्वित होंगी और इससे मतदाता सत्ताधारी दल के पक्ष में प्रभावित हो सकते हैं। ये सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और परोक्ष रूप से वोटरों को लुभाने का प्रयास है। कांग्रेस के इस पत्र के बाद सरकार की परेशानी बढ़ गई है। तो वहीं पार्टी का कहना है कि हम लाडली बहन योजना के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी मांग है कि किस्त की राशि मतदान के बाद लाभार्थियों के खातों में डाली जाए। विपक्ष सरकार के इस ऐलान को बिहार चुनाव से जोड़ रहा है। आपको याद होगा कि बिहार चुनाव के दौरान राज्य सरकार ने महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे, जिसे विपक्ष ने रिश्वतखोरी भी करार दिया था। और अब महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने पैसे ट्रांसफर करने का ऐलान किया है, जिसका जमकर विरोध हो रहा है। बता दें कि कांग्रेस की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। देखना यह होगा कि महाराष्ट्र सरकार चुनाव आयोग को
का प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की सीएजी रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासत में बवाल मच गया है। कांग्रेस मोदी सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर आरोपों की बौछार कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मोदी सरकार की एक योजना थी जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। हाल ही में इसकी सीएजी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 2015 से 2022 तक के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में स्कैम का भंडाफोड़ किया है। एक प्रोग्राम था नेशनल स्कीम डेवलपमेंट मिशन। मोदी सरकार ने इसका नाम बदला, रिपैकेज किया और नाम रखा PMKVY। सरकार ने इस योजना के लिए 7 साल में 10,000 करोड़ रुपए बांट दिए, जिसमें 94.53% लाभार्थियों के बैंक खाते फर्जी निकले हैं। वहीं करीब 61 लाख ट्रेनरों की जानकारी आधी अधूरी दी गई है। PMKVY के तहत ट्रेनिंग हुई है या नहीं, इसकी जांच के लिए एसेसर होते हैं, लेकिन हमारे पास 97% एसेसर की कोई जानकारी नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए ऐसे लोगों को बांटे गए हैं जिनके न फोन नंबर है और न ही कोई सही ईमेल एड्रेस। PMKVY के तहत ट्रेनिंग पार्टनर्स को एनरोलमेंट, सर्टिफिकेशन और प्लेसमेंट के समय पैसा दिया जाता रहा है, लेकिन जब केरल के कंपनी में ऑडिट किया गया तो पता चला कि वहां लोगों का प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है। ये लोग स्कैम करने में स्किल्ड हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में घोटाले को लेकर कांग्रेस के हमले ने बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी कांग्रेस के इन आरोपों को। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग वाली याचिका पर एक बार फिर सुनवाई हुई। इस दौरान उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए वांगचुक की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने गिरफ्तारी को लेकर शुरुआत में वजह साफ न करने पर सवाल उठाए। सिब्बल ने कहा कि आर्टिकल 22/1 और 22/5 के तहत हिरासत के कारणों के बारे में जितनी जल्दी हो सके सूचित किया जाए, ना ही आरोपी को सलाह लेने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। यहां दोनों ही अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA का भी जिक्र किया। सिब्बल ने 1984 में इस कानून में जोड़े गए सेक्शन 5A को लेकर दलील दी और कहा कि सेक्शन 5A तभी लागू होगा जब हिरासत के सभी कारण मुझे बताए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मेरे संवैधानिक अधिकार को सेक्शन 5A के आधार पर कुचला नहीं जा सकता। सिब्बल ने कोर्ट में वांगचुक के डिटेंशन ऑर्डर को भी पढ़कर सुनाया, जिसके मुताबिक पुलिस का कहना है कि उन्हें SSP से सिफारिश मिली है और डिटेल्स पढ़ने के बाद उन्होंने पाया कि वांगचुक का रवैया पब्लिक ऑर्डर के लिए नुकसानदायक है और उन्हें हिरासत में लेना जरूरी है। सिब्बल ने कहा कि हिरासत में लेने के लिए जो ग्राउंड्स बताए गए हैं वो सिफारिशों की कॉपी पेस्ट है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हिरासत में लेने वाली अथॉरिटी ने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है? इस पर सिब्बल ने कहा कि दिमाग का इस्तेमाल भेजे गए मटेरियल से स्वतंत्र होना चाहिए। सिब्बल ने कोर्ट में वांगचुक के 4 वीडियोस भी पेश किए जिसमें प्रदर्शन के दौरान उनके भाषण शामिल हैं। उन्होंने साफ किया कि वांगचुक ने कहीं भी लोगों को जान देने के लिए नहीं उकसाया, बल्कि वो तरीका अपनाया जिसमें हिंसक तरीकों का इस्तेमाल ना हो। सिब्बल ने बताया कि कई FIR दर्ज की गई हैं जिनमें वांगचुक का जिक्र नहीं है और फिर भी उनके खिलाफ उन पर भरोसा किया जा रहा है। मामले में 13 जनवरी को भी सुनवाई जारी रहेगी। आप जानते हैं कि लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे समेत तमाम मांगों को लेकर जो प्रदर्शन हुआ उस दौरान हिंसा भड़क गई थी और इसके बाद वांगचुक को हिरासत में लिया गया है। इस गिरफ्तारी को उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने कोर्ट में चुनौती दी है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट इस पर क्या। मध्य प्रदेश में एक राहुल यादव नाम के व्यक्ति की चोटी ये बोलकर उखाड़ दी गई कि तुम यादव हो, ब्राह्मण नहीं, और तुम्हें चोटी रखने का कोई अधिकार नहीं। मामले ने उस वक्त तूल पकड़ा जब युवक पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाने पहुंचा और पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं अब इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां समाज के बीच ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जिसके बहकावे में आकर समाज के अंदर ही दुर्भावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। जो तथाकथित राष्ट्रवादी हैं वो दरअसल राष्ट्र विवादी लोग हैं, क्योंकि वो एक समाज के अंदर भी फूट डालकर विवाद को जन्म देकर बंटवारे की राजनीति को द्वेष से सींचकर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने जनता को बीजेपी से सचेत रहने की सलाह देते हुए आगे कहा कि इन सियासी भाजपाइयों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जो अपराध आप अनजाने में कर रहे हो जब वो पुलिस कार्रवाई की चपेट में आएगा तो एक भी भाजपाई और उसका संगी साथी दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, क्योंकि सब जानते हैं और ये स्थापित सत्य है कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। इसलिए नफरत से दूर रहिए, क्योंकि नफरत से सबसे पहले और सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होता है जो नफरत करता है। जैसे आप जानते हैं कि हाल ही में रीवा जिले के मझीकवा गांव में रहने वाले रोहित यादव ने एक ब्राह्मण युवक पर आरोप लगाए कि यादव होने के कारण उसकी 7 साल से रखी 12 इंच की चोटी उखाड़ दी गई।
बड़ी बात तो ये है कि जब वो पीड़ित पुलिस में इसकी शिकायत करने पहुंचा तो पुलिस ने एक्शन लेने के बजाय कहा कि चोटी को डस्टबिन में डाल दो। और अब इस मामले में अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया है। देखना ये होगा कि इस मामले में प्रशासन की तरफ से कोई सख्त एक्शन लिया जाता है या फिर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आती है। ईरान में हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी चुप नहीं हो रहे। ऐसे में ईरान सरकार भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखे हुए है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने प्रदर्शनकारियों को आतंकी बताते हुए कहा है कि आतंकवादियों ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को जलाया है। उन्होंने न केवल नागरिकों बल्कि सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाया है, जिनका उद्देश्य देश को अस्थिर करना है। ईरान का कहना है कि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजरायल का हाथ है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार ये धमकी दे रहे हैं कि प्रदर्शन बलपूर्वक दबाए गए तो वो ईरान पर हमला कर देंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई पहले ही साफ कर चुके हैं कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा और अब उन्होंने एक्स पर एक कार्टून पोस्ट करते हुए ट्रंप पर निशाना साधा है। कार्टून में ट्रंप को एक टूटते हुए सारकोफेगस यानी मम्मी के शव को रखने वाला संदूक के रूप में दिखाया गया है और साथ ही एक संदेश भी लिखा गया है कि वो व्यक्ति जो अहंकार और घमंड से भरा बैठा है और पूरी दुनिया पर फैसला सुना रहा है, उसे भी ये जानना चाहिए कि आमतौर पर फिरौन, निमरूद, रजा खान, मोहम्मद रजा और उनके जैसे अत्याचारी और उत्पीड़क जब अपने अहंकार के चरम पर थे तब उनका तख्ता पलट हो गया था। इसका भी तख्ता पलट हो जाएगा। यानी खामेनेई ने ट्रंप की ही भाषा में अब जवाब दिया है। इस बीच चीन ने भी अमेरिका को चेताया है। ईरान का समर्थन करते हुए चीन ने उम्मीद जताई कि ईरान की सरकार और जनता मिलकर देश में स्थिरता बनाए रखेंगे और मौजूदा मुश्किलों से बाहर निकलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग की कोई जगह नहीं है। संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यानी चीन ने भी अमेरिका को ईरान पर हमले को लेकर चेताया है, जिससे साफ है कि अगर जंग हुई तो ईरान के सपोर्ट में चीन भी मैदान में